Hello everyone, welcome back to another video. So in this video we are going to cover up a new topic which is vector. तो वेक्टर को हम लोग इस वीडियो में कवर अप करने जाएंगे और अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर टॉपिक की वेक्टर की तो वेक्टर आपके सिलेबस का पार्ट तो है बट इसका कोई अलग चैप्टर नहीं है एनसीईआरटी में, ये एक ही चैप्टर में इंक्लूडेड है हल्का सा। बट अगर मैं वेक्टर्स की वैसे बात करूं कि वेक्टर आपके कहाँ काम आ रहे हैं, क्या ये हमारे काम का चैप्टर है या नहीं, तो पूरे का पूरा जो आपका वेक्टर है वो आपके पूरी की पूरी 11th एंड 12th और उसके बाद की फिजिक्स में यूज़ होगा। आप बिना वेक्टर के बेसिक्स के फिजिक्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जहाँ भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा वहाँ कुछ ना कुछ वेक्टर का यूज़ करना ही होगा। स्पेशली आपकी जो फर्स्ट बुक है पूरी की पूरी, काइनेमेटिक्स, रोटेशनल मोशन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, और साथ ही साथ जो आपके 12th की फिजिक्स है वहाँ भी वेक्टर्स का यूज़ हो रहा है। तो आपको वेक्टर्स के बारे में इनफ नॉलेज होनी चाहिए। तो इस आने वाली 2-4 वीडियोस में मैं वो पूरे के पूरे सभी टॉपिक्स को कवर अप करूँगा जो आपके लिए असेंशियल है क्लास 11th एंड क्लास 12th के लिए, राइट। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस इतना पढ़ेंगे कि जितना हमारा काम हो जाए, राइट। अगर मैं वेक्टर के सिलेबस की बात करूँ ना, 11th 12th को आप छोड़ दो, बट आप ग्रेजुएशन या कहीं भी वेक्टर की बात करो तो वेक्टर का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बट हमें सबसे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उतना ही पार्ट उठाना है जितने में हमारी 11th और 12th आराम से निकल जाए और नीट एंड आईआईटी जेईई के एग्ज़ाम में हम वेक्टर्स का यूज़ कर पाएँ और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल चैप्टर को, वेक्टर को। सो लेट्स स्टार्ट। तो बात आ रही है सबसे पहले वेक्टर की। वेक्टर से पहले आपको 2-4 चीज़ें जो पता होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज आई होप आपको पता होगी क्या होती हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास होती हैं 2 टाइप्स की, जिनके नाम है एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, एंड सेकेंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, तो उसकी एक बार डेफिनेशन देखते हैं, फिर एग्जांपल से फील लेंगे इनका। अगर डेफिनेशन की बात करूं, स्केलर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव या विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है आपके पास, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज which has magnitude, उनके पास मैग्नीट्यूड भी है, as well as they have direction, as well as they have direction। और दूसरी बात इनके बारे में एक और इंपॉर्टेंट, कि they follow vector addition rule, they follow vector addition rule। और जो तुम्हारी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं वो फॉलो करती हैं आपका, they follow algebraic addition rule, algebraic addition rule। तो ये तो बात है कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स की कि वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है, और उनके बीच में मेजर डिफरेंस क्या है। अगर स्केलर की मैं बात करूं, स्केलर कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके पास एक मैग्नीट्यूड यानी एक न्यूमेरिकल वैल्यू तो है, बट उनके पास एक डायरेक्शन नहीं है, और वो फॉलो करती हैं अलजेब्रिक एडिशन रूल्स को। बट अगर बात करें वेक्टर्स की, वेक्टर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, उनके पास डायरेक्शन भी है, प्लस दे ऑल्सो फॉलो वेक्टर एडिशन रूल। अब बात आती है एग्जाम्पल्स की, और इनकी लेते हैं फील कि इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं और क्या क्या बातें होती हैं। देखो, अगर एग्जाम्पल्स की बात करूं, स्केलर क्वांटिटीज के आपके पास जो एग्जाम्पल्स हैं दैट इज मास, आप बात कर ले तो यहाँ लेंथ की, आप बात कर ले तो यहाँ टाइम की, आप बात करते हो यहाँ स्पीड की, और आप बात कर ले तो वर्क डन की या एनर्जी की। बट जब आते हैं हम वेक्टर क्वांटिटीज पर,
वेक्टर क्वांटिटीज में बात होती है हमेशा। वेक्टर क्वांटिटी में आप बात करते हो हमेशा वेलोसिटी की, डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड मच मोर, और भी बहुत सारी चीजें। तो अब इनको एक बार फिर लेते हैं है क्या। तो देखो, एक वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है? फील ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो, एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज करो आपके पास एक प्लेन सरफेस है। उस प्लेन सरफेस के ऊपर आपने एक ब्लॉक जिसका मास है 5 kg उसको प्लेस कर दिया। बिल्कुल, मैं एज्यूम करता हूं कि जो पूरे का पूरा सरफेस है ना, ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है। स्मूथ है तो मतलब यहाँ कोई फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है। तो इस केस में मान लो आपने यहाँ पर एक 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। बिल्कुल, और ये ब्लॉक करेगा मूव। बिल्कुल, तो मैं कह सकता हूँ कि 5 न्यूटन मैंने अप्लाई किया और ब्लॉक आपका कर गया मूव। फोर्स अप्लाइड 5 न्यूटन। ओके, एक बार मैं एक और फोर्स लगाता हूं। इस बार फोर्स लगा रहा हूं ऊपर से 5 न्यूटन की फोर्स। ऊपर से 5 न्यूटन की फोर्स लगाई। क्या इस केस में, ये केस नंबर ए मान लो, ये केस नंबर बी मान लो, क्या केस नंबर बी में आपका ब्लॉक मूव करेगा? बिल्कुल भी नहीं। फोर्स आपने अप्लाई किया 5 न्यूटन, और ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, ब्लॉक डज नॉट मूव। तो यहां तुम्हारा ब्लॉक तो मूव हुआ नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? फोर्स तो यहां भी 5 न्यूटन है और यहां भी 5 न्यूटन है, सेम ऑब्जेक्ट है, बट यहां पर बातें अलग अलग हो रही हैं। एक में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एक में ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। तो हम किस चीज को मिस कर रहे हैं? वी आर मिसिंग हेयर डायरेक्शन। वी आर मिसिंग हेयर डायरेक्शन। अगर मैं यहां डायरेक्शन की बात करूं, डायरेक्शन आप इसमें बता सकते हो अलोंग दी पाथ, कि इस केस में आपने जो 5 न्यूटन लगाया वो लगाया पाथ के अलोंग, यानी रास्ते के अलोंग। बट इस केस में जो आपने 5 न्यूटन लगाया वो लगाया परपेंडिकुलर टू दी पाथ, परपेंडिकुलर टू दी पाथ। तो मतलब क्या हुआ कि जब आप बोलते थे फोर्स 5 न्यूटन है, तो आपने पूरी बात तो बताई नहीं। 5 न्यूटन यहां भी अप्लाई किया, 5 न्यूटन यहां भी अप्लाई किया, बट दोनों में जब अप्लाई किया तो रिजल्ट अलग अलग आ रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं तो हम कुछ पार्ट को तो मिस कर रहे हैं। वो पार्ट कौन सा मिस कर रहे थे? हम मिस कर रहे थे डायरेक्शन को, कि डायरेक्शन भी फोर्स के साथ आएगी, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन पे आपके रिजल्ट्स अलग अलग होंगे। अब तुमने जब फोर्स लगाया पाथ के अलोंग, तुम्हारा ब्लॉक मूव कर रहे हैं। जब तुमने फोर्स लगाया ऊपर से, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा। तो फोर्स दोनों में सेम है 5 5, बट रिजल्ट अलग अलग है। रिजल्ट अलग अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ डायरेक्शन मैटर करती है। यहाँ डायरेक्शन अलग है, इस केस में डायरेक्शन आपकी अलग है, इसलिए आपके रिजल्ट्स अलग अलग आएंगे। इसीलिए हम वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन को ऑलवेज कंसीडर करते हैं। ये होता है एक वेक्टर का फील्ड, कि एक्चुअल में वेक्टर है क्या। वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू तो है, ये रहा उसका मैग्नीट्यूड, बट वो साथ में डायरेक्शन भी लेके आ रहा है, क्योंकि आप उसकी डायरेक्शन के बेसिस पर ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आने वाला रिजल्ट क्या होगा। क्योंकि मुझे वैल्यू से नहीं पता लगा कि 5 न्यूटन दोनों में अप्लाई हो रहा है, बट रिजल्ट अलग अलग थी। बट जब मेरे सामने डायरेक्शन आई, तब मैंने अपने कॉमन सेंस से बता दिया कि आपका रिजल्ट क्या होने वाला है। सो इसीलिए वेक्टर्स के पास डायरेक्शन होती है, और वो इसीलिए थोड़े से अलग दिखते हैं स्केलर से। इसी की जगह पर और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है वेक्टर को समझने के लिए आपका फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं मास की, मास की बात करें, सपोज करो आपके पास एक कंटेनर है। बिल्कुल, एक कंटेनर, आपने उसमें क्या किया? कुछ ब्लॉक्स को प्लेस किया। एक ब्लॉक 1 kg, एक ब्लॉक 2 kg, ये ब्लॉक 3 kg। बिल्कुल,
और तुमसे पूछ रहे सिस्टम में कि टोटल मास कितने हैं यहाँ, टोटल मास में क्या बोलोगे 1 + 2 + 3 विल बी इक्वल टू व्हाट 6 kg। बिल्कुल। एक और केस लेता हूं मैं, एक अनदर केस। यहां तुम्हारे पास 3 kg का ब्लॉक, इसके ऊपर 2 kg का ब्लॉक रख दिया, इसके ऊपर आपने रख दिया 1 kg का ब्लॉक, और अब तुमसे पूछे सिस्टम का टोटल मास कितने, तो तुम अब भी बता सकते हो टोटल मास 1 kg + 2 kg + 3 kg विल बी इक्वल टू व्हाट 6 kg। रिजल्ट यहां भी सेम, रिजल्ट यहां भी सेम, मासेस अलग अलग हैं दोनों में, और रिजल्ट सेम कैसे आया, रिजल्ट सेम इसलिए आया क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, मास एक स्केलर है और इसके पास डायरेक्शन का कोई सीन ही नहीं है कि मास इस तरफ है या उस तरफ है, मास तो जगह जहां है वहां है। और यहां भी टोटल का सिस्टम का मास 6 kg, यहां भी टोटल सिस्टम का मास 6 kg। और ये डिफरेंस होता है सबसे बड़ा स्केलर और वेक्टर में, कि इस वेक्टर में आप बिना डायरेक्शन के कुछ नहीं बोल सकते, बट स्केलर में हमें डायरेक्शन से मतलब ही नहीं है, हम डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं कि आपके पास ये चीजें हैं और ये तुम्हारा रिजल्ट है, डायरेक्टली ऐड किया आंसर आ गया। तो दीज आर स्केलर्स। यहां डायरेक्शन मैटर नहीं करती, डायरेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, और ना ही वो मैटर करती है, बट आपके इस केस में डायरेक्शन का रोल था, डायरेक्शन प्लेज अ वाइटल रोल हियर, डायरेक्शन प्लेज अ वाइटल रोल। और इसीलिए ये बात कही गई कि आप वेक्टर्स को अलग तरीके से डील करो, क्योंकि दोनों की स्टडी अलग अलग है, तो दोनों की अगर स्टडी अलग अलग है तो दोनों के लिए थोड़े थोड़े रूल्स चेंज होने चाहिए, कि आप वेक्टर को नॉर्मली नहीं खेल सकते, आपको वहाँ रूल्स बदलने पड़ेंगे, रूल्स बदलने पड़ेंगे तो कुछ नया आएगा, कुछ नया क्या है, फिर आपके पास वेक्टर आया, वेक्टर अलजेब्रा आया, उस वेक्टर में बहुत सारी ऐसी नई नई चीज़ें आई, नए नए रूल्स आए जो सिर्फ और सिर्फ आप वेक्टर्स पर अप्लाई करते हो, और वो रूल्स हमको आने चाहिए। ठीक है, तो ये तो था एक बेसिक एग्जांपल कि एक्चुअल में वेक्टर कैसे दिखाई देते होंगे, यहाँ क्या क्या बातें हैं, डायरेक्शन वगैरह क्या होती हैं। अब एक प्रॉपर वेक्टर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और उसमें बात करते हैं कि एक्चुअली में आप एक वेक्टर को डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, उसी वेक्टर को आप जब मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हो तो वो कैसे लिखोगे, उस पर बात करते हैं। चलिए, तो देखो अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। अब तक तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन चल रहा था, अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। तो देखो वेक्टर क्या होगा, आपके पास एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास है डायरेक्शन, विच हैज डायरेक्शन, और जब आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को एक डायग्राम या एक ग्राफ के अंदर जब रिप्रेजेंट करोगे, दैट टाइम यू ड्रॉ एन एरो लाइक दिस, दिस इज नोन एज अ वेक्टर, दिस इज द डायग्राम ऑफ ए वेक्टर, इसको आप बोलते हो वेक्टर। और इस वेक्टर के बारे में कुछ खास बातें, जो आप बॉटम का पार्ट देख रहे हो, दिस इज नोन एज टेल, दिस इज नोन एज टेल, और ये जो एरो देख रहे हो, दिस इज नोन एज हेड, दिस इज हेड एंड दिस इज टेल। और जो आपको लेंथ दिखाई दे रही है पूरे के पूरे इस एरो की, वो लेंथ आपको बताती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के बारे में, मैग्नीट्यूड के बारे में आपको ये आइडिया देगी। मैग्नीट्यूड मतलब उस वेक्टर की एक न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में ये आइडिया देती है। तो ये होता है एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर ग्राफिकली, कि जब आप ग्राफ्स में, डायग्राम्स में वेक्टर्स बनाते हो तो आप एक एरो बनाओगे, उस एरो में खास बात क्या है, आगे की तरफ उसका जो शार्प पॉइंट होगा उसको आप बोलोगे हेड, और बैक पॉइंट को टेल, और जो हेड होगा आपका उसी तरफ मूव करेगा जिस तरफ तुम्हारा वेक्टर जा रहा है, ये दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को। इस केस में बोल सकता हूं कि डायरेक्शन ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी टुवर्ड्स दिस साइड, तो आप इसके बेसिस पर बोल सकते हो, और दिस इज नोन एज ए वेक्टर। आप एक वेक्टर को डायग्राम में इस वे में दिखाते हो। अब एग्जांपल मान लो, सबसे बढ़िया एग्जांपल तुम्हारे पास होते हैं फोर्सेस के। सपोज करो तुम्हारे पास दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स 3 न्यूटन की, एक फोर्स F2
5 न्यूटन की, और दोनों सेम ही डायरेक्शन में, बोथ हैव सेम डायरेक्शन। तो जब आप लोग इनको डायग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो इनको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करोगे कि ये तुम्हारा F2 हो गया, बिल्कुल इसकी वैल्यू 5 न्यूटन है, और F1 की बात करूं वो 5 से कम है। तो 5 से कम होने का मतलब क्या होगा कि उसका जो वेक्टर ड्रॉ करोगे उस वेक्टर का साइज इसके कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम होना चाहिए, और उस वेक्टर का साइज होगा ये, और इसको तुम बोलोगे F1 इक्वल टू 3 न्यूटन। और ये तुम्हारे होते हैं वेक्टर्स। और अगर तुम ध्यान से देखो, वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें गिवन है कि दोनों की डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन यहां मैटर करती है। मैं यहां ये नहीं बोल सकता कि आपका F2 इस तरफ है और आपका F1 ऊपर की तरफ जा रहा है। दिस इज वेरी रॉन्ग, दिस इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है बट ये तब होगा जब वहां हमें गिवन हो कंडीशंस। बट उसने एक कंडीशन गिवन दे दी कि दोनों की डायरेक्शन ही सेम है। अगर डायरेक्शन सेम है, दोनों वेक्टर्स जा रहे हैं एक की डायरेक्शन में, कुछ इस तरह से, और एक डायरेक्शन में जाएंगे, और तुम्हारे पास इनकी वैल्यूज हैं। ऑलराइट, तो यही बात चल रही थी। आपके पास दो वेक्टर्स हैं, F1 और F2, और उनमें रिलेशन गिवन है, तो उस वेक्टर को कुछ इस वे में आप ड्रॉ कर लेते हो। तो ये तुम्हारा हो गया वेक्टर केस। तो ये बातें थी कुछ ऐसी कि जिसमें आप ग्राफिकली वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हो। अब बात करते हैं इस वेक्टर को रिप्रेजेंट मैथमेटिकली कैसे करोगे। देखो, बात करते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हमें मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्यों चाहिए, वो भी हमारा कारण है। क्यों? क्योंकि जब हम डेरिवेशन सोल्व करेंगे या किसी पार्ट को जब न्यूमेरिकली सोल्व कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास उसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी तो होनी चाहिए ना। डायग्राम से तो आपको फील आ गया कि क्या चीज़ है, बट अगर मैं पूछूं इस डायग्राम को वर्ड्स में लिखो, तो वर्ड्स में कैसे लिखोगे? देखो, हमेशा किसी भी वेक्टर को जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो सबसे पहले उस वेक्टर का सिंबल यूज करोगे। अगर फोर्स है तो F, या वेलोसिटी है तो V, डिस्प्लेसमेंट है तो S या X यूज करते हैं वहां, और साथ में उसके ऊपर आप एक सिंबल लगाओगे एरो का, विच शोज दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये बताएगा आपको कि वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद में आपको सामने की तरफ क्या चाहिए? सबसे पहले उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मींस उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। सबसे पहले आपने लिखा उसका मैग्नीट्यूड, बिल्कुल। मैग्नीट्यूड के साथ में आपको एक और टर्म चाहिए, वो चाहिए तुम्हारी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को आप प्रेजेंट करते हो एक सिंबल से, दैट इज ए कैप, यानी उसके ऊपर एक कैप सिंबल लगाते हैं और वो हम बोलते हैं डायरेक्शन। या इसको एक और नाम भी दिया जाता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है ये आगे पढ़ेंगे जब हम टाइप्स पर आएंगे वेक्टर के। फिलहाल के लिए आप ये समझो कि ये जो पार्ट है ना आपका, ये आपको ऑलवेज बताएगा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में।
ये बताएगा हमेशा तुम्हें डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर जो है तुम्हारा वो किस तरफ जा रहा है। मैंने बोल दिया वेक्टर है मेरे पास, फोर्स वेक्टर है 10 न्यूटन का, ठीक है, 10 तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, बट वो किस तरफ जा रहा है, क्या वो फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाइड है, नीचे की तरफ अप्लाइड है, इस तरफ है या मेरी तरफ है, या फिर किसी एंगल पर अप्लाइड है, उसके लिए डायरेक्शन इज कंपल्सरी, राइट। तो ये वाला पार्ट आपको बताएगा कि आप उसकी डायरेक्शन को कैसे लिखोगे। ओके, तो ये था मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, और ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। ओके, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर पर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर्स के अगर टाइप्स की बात करूं तो आपके पास बहुत सारे टाइप्स हैं, तो बारी बारी से उन सभी टाइप्स की बात करते हैं कि कितने टाइप्स हैं और क्या क्या उनका मतलब होते हैं। तो देखो, टाइप ए नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, नल वेक्टर जीरो वेक्टर नाम से दिखाई दे रहा है, कोई जीरो जीरो की बातें हो रही है, मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड आपके पास जीरो हो जाए, विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड, विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड is called null vector. Second, equal vectors. इक्वल वेक्टर्स कौन से होंगे, साफ साफ नाम ही बता रहे हैं, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, विच हैव सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड। आप उन वेक्टर्स को बोलते हो दे आर इक्वल वेक्टर। सपोज करो तुम्हारे पास एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी, दोनों की डायरेक्शन और उनके मैग्नीट्यूड सेम है, तो आप उसको ऐसे लिख देते हो। थर्ड, पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स क्या होंगे, नाम ही आपको बता रहा है, हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें ये जो नाम है ना फर्स्ट इनिशियल्स, ये आपको बता रहे हैं कि वेक्टर कैसे कैसे होंगे। पैरेलल वेक्टर्स कौन से, ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं, वेक्टर ए, एक वेक्टर और ड्रॉ किया, वेक्टर बी। अब तुम्हें एक चीज साफ साफ दिखाई दे रही है कि ए और बी दोनों के मैग्नीट्यूड अलग अलग है, क्योंकि दोनों की लेंथ अलग अलग है। यानी मान लो अगर बी 10 है तो ये 6 न्यूटन होगा, या ये 20 है तो ये 10 या 12 हो सकते हैं, ये कम होगा। बट इनकी अगर डायरेक्शन देखो, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इट मीन्स दे आर पैरेलल। वेक्टर्स विच हैज सेम डायरेक्शन। हम मैग्नीट्यूड पर कमेंट नहीं कर रहे हैं, यहां हम बात करते हैं डायरेक्शन की, कि उनकी डायरेक्शन सेम है, तो आपने बोल दिया दे आर पैरेलल वेक्टर्स। सेकंड, और इसी के बाद बात करते हैं, सी टाइप हो गया था आपका, अब डी पर आते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, अब एंटी पैरेलल है मतलब क्या हुआ कि एक आगे की तरफ जाएगा, एक उसके बैक साइड की तरफ आएगा। कुछ ऐसे वेक्टर्स, ये वेक्टर ए और ये एक वेक्टर और तुम्हारे पास बी, ऐसे वेक्टर्स को आप बोलते हो एंटी पैरेलल वेक्टर्स, विच हैव ऑपोजिट डायरेक्शन, विच हैव ऑपोजिट डायरेक्शन, आप उनको बोल देते हो एंटी पैरेलल वेक्टर्स, राइट। नेक्स्ट, को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल, को इनिशियल यानी इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, को मतलब दोनों की स्टार्टिंग, तो ऐसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, आप उनको बोलते हो को इनिशियल वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल, तुम्हारे पास एक वेक्टर ए, अगर तुम ध्यान दो तो ए वेक्टर यहां से स्टार्ट हो रहा है और इसी पॉइंट से एक और वेक्टर स्टार्ट हो रहा है बी, तो आप बोलते हो दे बोथ आर को इनिशियल वेक्टर्स, दे हैव सेम इनिशियल पॉइंट।
दे हैव सेम इनिशियल पॉइंट, आप इनको बोल देते हो दे आर को इनिशियल वेक्टर्स। नेक्स्ट यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इंपॉर्टेंट है ये, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, वो आपके बहुत काम आएगा। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट मतलब इकाई यानी वन। एक ऐसा वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर, वेक्टर हैविंग, एक ऐसा वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड, हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू वन, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो, आप उसको बोलते हो दैट इज यूनिट वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड वन होने का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू वन है बट उसके पास डायरेक्शन है। क्यों? क्योंकि वो वेक्टर है। एक ऐसा वेक्टर डायरेक्शन तो है ही है बट उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड का पार्ट है, वो इसका सिंगल यानी वन। तो आप इसको बोलते हो यूनिट वेक्टर। और उसका जो फॉर्मूला आप यूज करते हो हमेशा, दैट इज, आप रिप्रेजेंट करोगे किसी भी एक यूनिट वेक्टर को उसके ऊपर कैप लगाकर, आप उसके ऊपर एक कैप लगाते हो और इसका जो फॉर्मूला यूज करोगे दैट विल बी इक्वल टू, ए कैप विल बी इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। कोई भी वेक्टर और उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, उसी की न्यूमेरिकल वैल्यू से डिवाइड कर दो, तुम्हारे पास वो यूनिट वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। आने वाले टाइम में हम इस पे कोशिश करेंगे तो तुम्हें पता लगेगा यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड किया जाता है। फिलहाल के लिए तुम्हें बस टाइप्स देखने और देखने कि फॉर्मूलाज क्या क्या तुम्हारे पास में, और फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं। हमारे पास कई टाइप्स हो गए, को इनिशियल, यूनिट वेक्टर, को प्लेनर भी आएगा अभी, और एक दो वेक्टर के टाइप्स और हैं हमारे पास। तो देखो लास्ट हमारा क्या हो गया था, एफ जी वेक्टर हमारे पास आ गया। जी टाइप ऑफ वेक्टर इज को प्लेनर वेक्टर, को प्लेनर वेक्टर्स। अब को प्लेनर वेक्टर्स कौन से होंगे? अगर इनिशियल वर्ड को देखो, को प्लेनर, प्लेनर मींस प्लेन, को मतलब कुछ कॉमन पार्ट, मतलब ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। एक प्लेन में लाई करने का मतलब, आप भी में जूम करिए, ये पूरे का पूरा बॉल्ट अपने आप में एक प्लेन है जो कि एक 2D सरफेस है, और इस 2D सरफेस पर कोई भी मैं दो वेक्टर्स बना दूं खुद की मर्जी से, जैसे कि ये बना दिया, एक ये बना दिया, तो ये दोनों के दोनों को प्लेनर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों वेक्टर्स इसी सरफेस पर चल रहे हैं। ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ये नीचे की तरफ जा रहा है, बट ये सरफेस से ना तो ये बाहर आ रहे हैं ना सरफेस के अंदर जा रहे हैं, इसी सरफेस के ऊपर ही इनका डायरेक्शन आ रहा है। सेम वे में एक वेक्टर ये मान लो, एक वेक्टर ये मान लो, ये दोनों वेक्टर तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि एक ऊपर जा रहा है एक नीचे की तरफ आ रहा है, बट रहेंगे ये इसी प्लेन में। तो दीज आर नोन एज को प्लेनर वेक्टर्स, मतलब ऐसे वेक्टर्स विच लाइज इन सेम प्लेन, जो कि सेम प्लेन में ही लाई करते हैं, सेम प्लेन में लाई करेंगे, ना वो अंदर आ रहे हैं ना बाहर जा रहे हैं, बस सेम प्लेन में, उनकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, और दे आर कोप्लेनर वेक्टर्स। दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट। और नेक्स्ट हमारे पास आता है इसके बाद में बेस वेक्टर्स, बेस वेक्टर्स। अब बेस वेक्टर्स क्या होते हैं? देखो, अब हमें पता है डायरेक्शन जो हो सकते हैं तुम्हारे पास वेक्टर की, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। इट कैन बी इन एक्स, इट कैन बी इन वाई, इट कैन बी इन जेड, एक्स वाई जेड कहीं भी हो सकते हैं। हो सकता है एक्स और वाई के बीचों बीचों, हो सकता है वाई जेड के बीचों बीचों, तो कहीं भी हो सकते हैं। तो जब हम एक वेक्टर को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं ना, ड्यूरिंग दैट टाइम हमें कुछ यूनिट वेक्टर्स का यूज करना होता है एक्सिस को शो करने के लिए, कि एक्स में अगर आपका वेक्टर है तो उसको शो करने के लिए आप क्या यूज करोगे, अगर आपका वेक्टर वाई में है तो उसको शो करने के लिए क्या यूज करोगे, अगर आपका वेक्टर जेड में है तो उसको शो करने के लिए क्या करोगे। उनको हम बोलते हैं बेस वेक्टर्स बोल देते हैं, या फिर उनको बोल देते हैं यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो वहां हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप। आई कैप आप यूज करोगे एक्स एक्सिस के लिए, जे कैप यूज करते हो वाई एक्सिस के लिए, के कैप यूज करोगे जेड एक्सिस के लिए। फिलहाल के लिए बस तुम्हें देखना है
यूज करना आने वाले पार्ट में सीखेंगे। और एक लास्ट टाइप का वेक्टर और पढ़ लो, दैट इज एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स। अब एक्सियल वेक्टर्स कौन से होते हैं, ध्यान से देखो। ये तुम एक्सियल वेक्टर पढ़ते हो रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर्स में। जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो वहां जो वेक्टर्स का यूज होता है वो तुम्हारे एक्सियल वेक्टर होते हैं। उन वेक्टर की खास बात ये मान लो, जैसे कि सपोज करो तुम्हारे पास एक प्लेट है और वो प्लेट एक एक्सिस के अबाउट करती है रोटेट। जैसे कि मान लो मेरे हाथ में एक प्लेट है और उस प्लेट को मैं घुमाऊं अपने हाथों पर कुछ इस तरह से, तो मेरी जो फिंगर होगी और इस फिंगर के अलोंग ये पूरी की पूरी एक्सिस ऊपर से नीचे जाने वाली, ये तुम्हारी होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप इसको बोलते हो एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि किस एक्सिस के अबाउट आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रिवॉल्व या रोटेट कर रहा है, आप उसको बोलते हो एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गई, तो कभी भी जिस वेक्टर की डायरेक्शन इस एक्सिस के अलोंग हो आप उसको बोलोगे एक्सियल वेक्टर। वेक्टर्स हैविंग डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, उनको आप बोलते हो एक्सियल वेक्टर्स। और ऐसे वेक्टर्स तुम्हारे आते हैं रोटेशनल मोशन में जहां तुम्हारा टॉर्क एग्जांपल होता है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब तुम्हारे एग्जांपल्स होते हैं। एग्जांपल्स में तुम्हारे पास आता है टॉर्क, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब के सब एक्सियल वेक्टर्स के एग्जांपल हैं। अभी तुम्हें नहीं पता होगा ये क्या क्या चीजें हैं, जब जैसे इस चैप्टर आगे बढ़ेंगे तुम इनको स्टडी करोगे तुम्हें आइडिया होगा कि एक्चुअली में ये वर्ड्स क्या हैं, और तब तुम इनकी डायरेक्शन को एनालाइज करोगे। तुम ऑब्जर्व करोगे कि हमेशा जो इनकी डायरेक्शन है वो एक्सिस के अलोंग ही है, या ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। ओके, तो अब तक हमने टॉपिक्स पढ़ लिए कि एक वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो, बिल्कुल पढ़ लिया। उसके बाद में हमने एक चीज ये भी पढ़ ली कि आप उस वेक्टर को ग्राफिकली भी और मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करोगे। उसके बाद कुछ टाइप्स भी देखें, राइट। टाइप्स में कुछ ज़्यादा खास ध्यान देने वाला नहीं था, तो कोई दो चार आपके काम के हैं, बाकी तो जस्ट एज अ थ्योरी का पार्ट है। और मेन जो मुद्दा स्टार्ट होता है वो अब होता है कि अब तक तो तुम्हें पता लगे कि वेक्टर कैसा होना चाहिए, क्या फील है वेक्टर की, बट उस वेक्टर को अब हम लिखना सीखेंगे कि हम वेक्टर को कैसे लिखते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर पर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर पर बातें होंगी। और इस टॉपिक पर आने से पहले मैं इसमें बता दूं कि हम पढ़ेंगे क्या। हमारा जो इस टॉपिक का मेन मोटिव है ना इसको उठाने का, वो ये है कि हम एक ग्राफिकली वेक्टर को, यानी एक वेक्टर जो कि डायग्राम में या ग्राफ में, उसको कन्वर्ट करेंगे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कि मुझे किसी ने वेक्टर दे दिया, ये लो वेक्टर, इसकी वैल्यू लो 5 न्यूटन, ये लो इसका एंगल थीटा, तो बताओ इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखोगे। तो हमें वो लिखना आना चाहिए। तो वो कैसे लिखते हैं हम, वो इस पार्ट में हम सीखेंगे। तो इस पार्ट में सीखने से पहले आपको जो दो तीन चीजें और पता होनी चाहिए वो देखो। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि आई कैप, जे कैप और के कैप क्या क्या चीजें, इनके बारे में एक बार ध्यान से दोबारा देख लो। हम इसमें आई कैप, जे कैप, के कैप का बहुत ज्यादा यूज करेंगे। आई कैप क्या होता है आपके पास, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप आपके पास होता है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। और के आपके पास होता है के कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस।
आपके पास तीन तरह के आई कैप, जे कैप, के कैप होते हैं। ये यूनिट वेक्टर का सिंबल है और आप इसका काम क्या है इससे कि आई कैप से आप बताते हो कि ये यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप का आप बताते हो यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, के कैप यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। मतलब जब मैं किसी भी वेक्टर को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूंगा ना, तो मुझे वहां रिप्रेजेंट करना होगा कि ये वेक्टर क्या एक्स में जा रहा है या वाई में जा रहा है या जेड में जा रहा है। तो उस चीज को शो करने के लिए, यानी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करने के लिए हम इन सिंबल्स का यूज करते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप का। और इससे हमें आइडिया होता है कि आपका वेक्टर कैसा होगा, वो किस तरफ मूव कर रहा है और किस वे में मूव वो करता है, वो हम यहां से आइडिया लेंगे सारे का सारा। तो एक बार स्टार्ट करते हैं बेसिक पार्ट से। तो एक जनरल पार्ट उठाएंगे। तो जनरली हम देखो वेक्टर को कैसे लिखेंगे। सपोज करो आपके पास एक वेक्टर है ए, वेक्टर ए, नाम भी इसका ए और इसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो भी आपके पास है ए। ओके, मैग्नीट्यूड इसका मान लिया हमने ए, एक रैंडम वेक्टर। और तुम्हें क्या गिवन है कि ये वेक्टर तुम्हारे पास है 2D एक्सिस के अलोंग। ये तुमने एक्सिस बना दी, ये तुम्हारी एक्स और ये तुम्हारी वाई एक्सिस, ये तुम्हारा ओरिजिन। ओके, अब मुझे ये पता है कि ये वाला जो है आपका वेक्टर होगा ये कुछ ना कुछ एंगल थीटा बनाएगा यहाँ, विच इज़ वेरी ऑब्वियस क्योंकि वेक्टर है। तो अगर मान लो किसी इस तरह के अलाइनमेंट में तो वो कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा, 30, 60, 45 कुछ भी हो सकते हैं। तो मैंने वो एंगल मान लिया थीटा, थीटा एंगल मान लिया, ठीक है। और मेरे पास एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है ए। अब मुझे इस डायग्राम से इस वेक्टर को लिखना है शब्दों में। तो शब्दों में मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखो। तो हम यहाँ इसके निकालते होते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप यहाँ बनाओगे एक ट्रायंगल, इसको मैंने नाम दिया पॉइंट ओ, इसको नाम दिया मैंने ए। यहाँ मैंने बनाया एक परपेंडिकुलर, इसको मैंने नाम दिया बी, ठीक है। सेम वे में यहाँ भी एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा, इसको मैं नाम दूंगा सी। अब मुझे एक चीज साफ साफ दिखाई दे रही है यहाँ, इन ट्रायंगल ओ बी ए, ओ बी ए, बिल्कुल मैं यहाँ ओ बी की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ। ओ बी यानी क्या, इस वेक्टर का एक्स एक्सिस पर कितना पार्ट आ रहा होगा, ये वाला पार्ट। और ओ बी को आप लोग बोल देते हो ए एक्स, कि ए वेक्टर का पार्ट एक्स एक्सिस में कितना आ रहा है। मतलब क्या हुआ इसका फिजिकली देखो, ये तो ने वेक्टर ड्रॉ किया और इस वेक्टर का मुझे पता है ना तो ये प्रॉपर वाई में है ना प्रॉपर एक्स में है, तो ये बीचों बीच है। तो मतलब क्या होगा, इसका कुछ पार्ट एक्स में भी आ रहा होगा, कुछ पार्ट वाई में भी आ रहा होगा। अब मुझे वो पार्ट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो पार्ट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसके करते हैं कंपोनेंट्स। और ये कंपोनेंट्स करने का तरीका होता है कि आप एक वेक्टर पर यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हो और तुम फाइंड करते हो कि इस ए वेक्टर के बिल्कुल नीचे की तरफ यहाँ क्या वैल्यू आ रही है। मतलब अगर मैं यहाँ से एक टॉर्च को इंसर्ट करवाऊँ, यहाँ से लाइट इंसर्ट करवाऊँ, तो इस वेक्टर की जो शेडो बनेगी ना आपका, वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो वो उस वेक्टर का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर कितना होगा, प्रोजेक्शन बोल दो या शेडो बोल दो, बट हम प्रोफेशनल वर्ड यूज करते हैं प्रोजेक्शन। एक्चुअली में ए एक्स आपके पास क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस, यानी ये ओ बी की लेंथ की बात हो रही है यहाँ। मुझे ये फाइंड करना है कि वेक्टर तो हमारे पास एक रैंडम डायरेक्शन में है, बट उसका कुछ हिस्सा एक्स में भी है कुछ वाई में भी है। तो मुझे दोनों हिस्सों को फाइंड करना है सबसे पहला काम। तो दोनों हिस्सों को फाइंड करने के लिए मुझे पता है कि जो इसका एक्स में पार्ट होगा ना, वो तुम्हारा पार्ट होगा इसकी परछाई एक्स पर, अगर मैं ऊपर से लाइट इंसिडेंट करवाऊँ। तो मैं ये वाली लेंथ फाइंड करता हूँ। ये लेंथ फाइंड करनी है, मेरे पास क्या क्या गिवन है, मेरे पास हाइपोटेनस गिवन है, मुझे बेस फाइंड करना है। अगर बेस फाइंड करना है तो मैं यूज़ करूँगा कोस थीटा विल बी इक्वल टू बेस यानी ए एक्स, हाइपोटेनस यानी ए, तो ए एक्स का वैल्यू मेरे पास क्या आया, ए कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1। इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारे पास इस पूरे वेक्टर का जो एक्स में जितना पार्ट आया ना वो इतना आया, ए कॉस थीटा। सिमिलर वे में मैं इसी वेक्टर का पार्ट फाइंड करूंगा वाई में, कि वाई में इसका कितना हिस्सा आ रहा होगा।
तो देखो अब मुझे वाई एक्सिस की बात करनी है, यानी इस लेंथ की, ओ से लेकर सी तक। तो इस लेंथ को मैं नाम देता हूं ए वाई। इसका फिजिकल मीनिंग ये होगा कि अगर मैं यहां से एक लाइट को इंसिडेंट करवाऊं तो उस लाइट से इस वेक्टर की जो परछाई यहां पर बनेगी वो तुम्हें बताएगी इस पर प्रोजेक्शन क्या है, यानी इस वेक्टर का वाई पर कितना पार्ट आ रहा है। तो ओ सी तुम्हारे पास है ए वाई, और इसका फिजिकल मीनिंग हुआ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन वाई एक्सिस। ये तुम्हारा प्रोजेक्शन का पार्ट हुआ। अब इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, देखो मुझे ये पता है ये एंगल थीटा, तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा। ज्योमेट्री तुम्हें आती है। तो इन ट्राइंगल ये 90 डिग्री होगा। ओ सी ए, इन ट्राइंगल ओ सी ए हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। मुझे फाइंड करना है ये वाला पार्ट, ये पार्ट तुम्हारे पास परपेंडिकुलर है, तो मैं यूज करूंगा साइन थीटा विल बी इक्वल टू ए वाई डिवाइड बाई ए। तो ए वाई की वैल्यू तुम्हारे पास आई ए साइन थीटा, और ये तुम्हारा बना इक्वेशन नंबर 2। अब देखो तुम्हारे पास क्या आ गया, एक वेक्टर था रैंडम, बस तुम्हें एंगल गिवन था उसका, उस वेक्टर के तुमने टुकड़े कर दिए और इस वे में टुकड़े कर दिए, यानी कंपोनेंट्स निकाल दिए कि हमें पता लग गया उसका एक्स में कितना पार्ट है, उसका वाई में कितना पार्ट है। दोनों की वैल्यूज हमारे पास आ गई, और अब हम बता सकते हैं इस वेक्टर को मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखने। तो देखो मैथमेटिकल फॉर्म कितना प्यारा सा इसका आएगा। और जब आप किसी वेक्टर का मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हो ना, तो आप उसमें लिखते हो सबसे पहले उस वेक्टर का एक्स में कितना पार्ट है, साथ में उसकी एक्स की डायरेक्शन आ गई आई कैप, प्लस उस वेक्टर का वाई में कितना पार्ट है, साथ में उसकी आ गई वाई डायरेक्शन को शो करने का जे कैप, प्लस उस वेक्टर का जेड में कितना पार्ट है, और साथ में आ गया के कैप। ये तुम्हारा होता है एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का वे। अब मुझे पता है कि वेक्टर मेरा जेड में था नहीं, तो ये पार्ट तो हो गया जीरो। ए एक्स की वैल्यू मेरे पास है, ये रही। ए वाई की वैल्यू मेरे पास है, अभी फाइंड करी थी, ये रही ए साइन थीटा। तो मैं कह सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर विल बी इक्वल टू ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। और ये तुम्हारा होता है वेक्टर का मैथमेटिकल फॉर्म, कि तुम्हारे पास एक रैंडम वेक्टर था और तुमने उस रैंडम वेक्टर से उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिख दी, जिसमें तुमने ये बोल दिया कि उसका एक्स में कितना पार्ट आ रहा है, उसका वाई में कितना पार्ट आ रहा है, यानी ये पार्ट यानी कंपोनेंट होता है तुम्हारा। कंपोनेंट मतलब उसका कितना हिस्सा आ रहा है, कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, और ये तुम्हारा होता है कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। और ये तुम्हारा पूरे का पूरा वेक्टर आ गया, कि इस तरह से तुम एक वेक्टर को लिखोगे। अब आगे की बात देखो, अभी तक हमने क्या सीखा कि अगर आपके पास कोई वेक्टर है, मान लो ए, जिसका मैग्नीट्यूड ए है और उसका सिंबल भी मैंने लिख दिया ए, और वो वेक्टर आपका एंगल बना रहा है थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो आप उस वेक्टर को हमेशा जब शब्दों में लिखोगे तो लिखोगे ए वेक्टर विल बी इक्वल टू ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, और ये तुम्हारा क्या बन गया वेक्टर, राइट। तो ये तुम्हारा था वेक्टर। और इस वे में आप निकालते हो कंपोनेंट्स को। कंपोनेंट्स का मतलब यही होता है कि मुझे एक रैंडम वेक्टर से उसको तोड़ना है, और इस वे में तोड़ना है कि मेरे पास एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट्स आ जाएं, कि वाई में कितना पार्ट है और एक्स में उसका कितना पार्ट है, और मैं उसको इस वे में लिख दूं। बिल्कुल, तो ये था कुछ ऐसा सीन। नेक्स्ट में बात करते हैं और एग्जांपल्स की। अनदर एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सपोज करो, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज तुम्हारा वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड तुम्हारे पास ए,
ये एंगल तुम्हारे पास थीटा है, बिल्कुल। अगर ये एंगल थीटा है तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो मैं एक ऐसा केस मानता हूं इस बार कि मुझे ना ये थीटा गिवन नहीं है, बट इस 90 माइनस थीटा गिवन है। मतलब क्या हुआ कि मुझे क्वेश्चन में उसने ये दे दिया कि आपका वेक्टर है, बट उस वेक्टर का एंगल उसने दिया y के साथ में, यानी पॉजिटिव y के साथ मुझे एंगल दे दिया। तो अब मुझे कहे कि फाइंड करो इसके वेक्टर फॉर्म में क्या आ रहा है, तो मैं वो फाइंड कर सकता हूँ। तो देखो, अगर मैं इसको फाइंड आउट करूँ तो मैं लिख सकता हूँ, अगर मेरे पास थीटा ना हो तो जस्ट आप थीटा को कर दो इग्नोर, थीटा को इग्नोर कर दो, और मेरे पास है 90 माइनस थीटा। तो ध्यान से देखो, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो यहाँ आप ट्राइंगल बनाओगे, राइट एंगल, ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये 90 माइनस थीटा, ये तुम्हारा पॉइंट ओ, ये तुम्हारा पॉइंट सी, और यहाँ भी तुमने एक परपेंडिकुलर गिरा, ये तुम्हारा पॉइंट बी, और ये पॉइंट तुम्हारा ए। और अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल ओ सी ए, अब ओ सी ए में आपको गिवन है 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल, और तुम्हें फाइंड करना है ओ से सी, क्योंकि यही पार्ट तुम्हारा क्या आ रहा है, वाई का कंपोनेंट। तो तुम बोलोगे ये तुम्हारा बेस, ये तुम्हारा हाइपोटेनस, तुम यूज करोगे साइन 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू वट, ए वाई बाई ए। तो ए वाई की वैल्यू तुम्हारे पास आई ए साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिखोगे, जस्ट अ मिनट, तुमने थोड़ी सी गलती कर दी, यहाँ साइन नहीं आएगा, यहाँ आएगा कोस, क्योंकि बच्चे आपके पास है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये तुम्हारा बेस है, ये तुम्हारा हाइपोटेनस है, तो कोस का फॉर्मूला यूज करोगे कोस, और यहाँ भी तुम्हारा कोस होगा, ये भी कोस। तो तुम्हारा रिजल्ट आया ए वाई विल बी इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा को आप लिखते हो साइन थीटा, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड इक्वेशन, इन ट्राइंगल ओ बी ए, अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा, बिल्कुल। मुझे फाइंड करना है ओबी का लेंथ, क्योंकि ओबी तुम्हारा ए एक्स है। तो ये पार्ट अगर मैं देखूं डायग्राम में, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तुम यूज करोगे साइन 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू, सामने आएगा ए एक्स डिवाइड बाई ए, साइन 90 माइनस थीटा को लिखोगे कॉस थीटा, और ये आया ए एक्स बाई ए, तो तुम्हारा ए एक्स का वैल्यू निकल कर आया ए कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 2। और अगर मैं इससे बनाऊं वेक्टर, इट विल बिकम ए एक्स आई कैप, यानी ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। लो, ये तुम्हारा आंसर। ये आंसर और ये आंसर सेम है, बिल्कुल सेम है, चाहे हमें एंगल ये वाला गिवन हो, चाहे हमें एंगल ये गिवन हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज करो, तुम्हारा आंसर हमेशा सेम ही आएगा, यानी सही आएगा। ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है। और यहाँ क्या था, यहाँ एंगल आपका y के साथ गिवन था, इस केस में एंगल आप गिवन था x के साथ में। एंगल चाहे कोई भी गिवन हो, कहीं भी गिवन हो, आपको क्या करना है, बेसिक्स यूज करने और आंसर निकाल देने। और इस वे में तुम कर लेते हो कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। तो चलो कुछ 2-4 एग्जांपल्स करते हैं और थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि वेक्टर्स को कैसे फाइंड किया जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, आपके पास गिवन है एक वेक्टर 5 न्यूटन, यानी आपको गिवन है एक फोर्स, और उस फोर्स का सिनेरियो आपको इस तरह से गिवन है कि वो फोर्स आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में 30 डिग्री एंगल बना रहा होगा। तो बताओ इस फोर्स को जब आप लिखोगे इन वर्ड्स तो वो क्या लिखोगे। तो देखो, मुझे इतना पता है ये वेक्टर तुम्हारे पास 5 न्यूटन का, मैग्नीट्यूड इसका 5, और ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव की,
और मैं साथ ही साथ बनाऊंगा वाई एक्सिस को भी। ये मेरी आ गई वाई, ये आ गई एक्स। अब देखो, अब 5 के मुझे करने कंपोनेंट्स करने और इन कंपोनेंट्स को लिखने इस इक्वेशन में। तो अब मेरे पास वो टाइम तो है नहीं कि यहाँ तो मैंने एक जनरल वे में आपको बताया था कि आपको क्या करना है, राइट। तो यहाँ एक्सप्रेशन था, आपने डायग्राम बनाया, ट्रायंगल्स बनाए और वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया। बट जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम ये काम नहीं करते, हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं, देखो हम डायरेक्टली एक चीज़ करेंगे। ये तुम्हारा वेक्टर 5, इसकी वैल्यू 5, ये एंगल 30। तो जिस तरफ का तुम्हें एंगल गिवन हो ना, हमेशा जिस तरफ का एंगल गिवन हो, जिस एक्सिस पर, उस एक्सिस के अलोंग जो तुम्हारा कंपोनेंट होगा उसकी वैल्यू लिखोगे 5 cos थीटा। उसकी वैल्यू क्या लिखोगे, 5 cos थीटा। क्यों? क्योंकि यहां देखो इस डायग्राम में तुम्हें गिवन था ए वेक्टर, उसका एंगल गिवन था थीटा, तो तुमने लिखा ए एक्स के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा वो आया ए cos थीटा। तो यहां मैंने लिख दिया 5 cos 30, तो ये मेरा आ गया 5 cos 30 और डायरेक्शन आएगी पॉजिटिव आई कैप में। अब आते हैं दूसरे वाले पर। दूसरे वाले में तुम्हें क्या है, y का फाइंड करना है। तो जब हमने एक वेक्टर का इस तरह का कंपोनेंट फाइंड कर दिया, अब जब आप दूसरे साइड पर जाओगे ना, तो दूसरे साइड पर आपको यह ध्यान रखना है कि इस तरफ जाते ही तुम्हारा जो कंपोनेंट आएगा वो आना चाहिए 5 तो आएगा ही आएगा, मैग्नीट्यूड है, साथ में इसका आएगा साइन का एंगल, क्योंकि कोस आपका ऑलरेडी आ चुके हैं, तो दूसरा कंपोनेंट बचता है साइन का। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि वाई एक्सिस में जो इसका पार्ट आ रहा है वो आ रहा है 5 sin 30 और साथ में डायरेक्शन पॉजिटिव जे कैप है, तो जे कैप आएगा तुम्हारा एफ वेक्टर बना 5 cos 30 का मतलब √3/2, आई कैप sin 30 का मतलब 5/2, जे कैप, और ये तुम्हारे पास बनते हैं एक वेक्टर का मैथमेटिकल फॉर्म। तुमने क्या किया, इस डायग्राम से ये चीज बना दी। कैसे बनाई, तुम्हारे सामने एंगल गिवन था, वैल्यूज को पुट किया, आंसर आ गया। अब एक इसी में ही थोड़ा सा मैं मोल्ड करता हूं, इसी केस को मैं थोड़ा सा मोल्ड करूं कुछ इस वे में। ये तुम्हारे पास 5 न्यूटन वेक्टर, और इस बार तुम्हें जो एंगल गिवन है ना इसका, वो गिवन है तुम्हें पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ में। यहां एंगल 30 है तो ये एंगल 60 होना चाहिए, तुम्हें मान लो 60 डिग्री एंगल गिवन है, बिल्कुल। और अब तुमसे कह रहे हैं कि इसको लिख दो, इसके कंपोनेंट्स निकाल दो। तो अब मैं क्या करूंगा, तो अब भी मैं यही काम करूंगा जो पहले किया था। करना क्या है, देखो कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज़ करोगे, जिस एक्सिस का आपको एंगल गिवन होना, जिस तरफ का, उस तरफ हमेशा कोस लिखा करो। यहाँ 5 है तो जब यहाँ आओगे ना, तो यहाँ का जो कंपोनेंट बनेगा उस कंपोनेंट की वैल्यू आप लिखोगे 5 cos 60, ये बन गया 5 cos 60। और जो तुम्हारी दूसरी एक्सिस है वो हमेशा आएगा 5 sin 60, एक पर cos एक पर sin, ये चीज़ तो फिक्स है। बट cos कहाँ लगाओगे, जहाँ तुम्हें एंगल गिवन हो, जिस तरफ का तुम्हें एंगल गिवन है वहाँ cos लगाओगे, जिस तरफ एंगल गिवन नहीं है वहाँ sin लगाओगे। अब इसको सोल्व करो, तुम लिखोगे f वेक्टर विल बी इक्वल टू 5 sin 60 आई कैप प्लस 5 cos 60 जे कैप। और अगर मैं इनको न्यूमेरिकली सॉल्व करूं, sin 60 का मतलब क्या होगा, √3/2 जे आई कैप प्लस cos 60 का मतलब 5/2 और जे कैप, और ये तुम्हारा आया एफ वेक्टर। लो तुम्हारा आंसर। ये आंसर और ये आंसर में कोई फर्क है, बिल्कुल नहीं गिवन, सॉरी बिल्कुल कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वेक्टर सेम है ना, वेक्टर तुम्हारा एग्जैक्टली सेम है, वेक्टर तुम्हारा एग्जैक्टली सेम है। यहां भी 30 डिग्री एंगल बन रहा था और ये एंगल 60, इस केस में यहां 60 है तो ये एंगल 30, वेक्टर तो वही, उसकी ओरिएंटेशन वही, बट करने का तरीका थोड़ा अलग था। हमेशा ऑलवेज कीप इन माइंड वन थिंग, कि जिस तरफ का एंगल गिवन हो ना आपको, उस तरफ पहले करोगे कोस का कंपोनेंट और दूसरी तरफ जाओगे साइन का कंपोनेंट, और इस वे में आप एक वेक्टर को तोड़ देते हो पार्ट्स में, क्योंकि वेक्टर तुम्हारे पास एक रैंडम डायरेक्शन में, मुझे चाहिए उस वेक्टर का कितना हिस्सा एक्स में आ रहा है, कितना वाई में आ रहा है, मैं इस वे में फाइंड आउट करूंगा। और एग्जांपल्स करते हैं, तो देखो
एग्जाम्पल नंबर 3, फोर्स क्या बात करते हैं, क्योंकि फोर्स थोड़ा सा इजी होता है समझने के लिए भी। आपने मान लो अप्लाई किया एक फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर, और फोर्स मान लो कुछ इस वे में आपने अप्लाई किया, ये तुम्हारा फोर्स वेक्टर एफ, इसकी वैल्यू गिवन है 3 न्यूटन, बिल्कुल। और तुम्हें क्या गिवन है कि ये जो तुम्हारा वेक्टर है ना, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा है 30 डिग्री, बिल्कुल 30 डिग्री एंगल बना रहा होगा। ओके, तो तुम्हें कहा जाता है कि इस वेक्टर को लिख के बताओ कैसे लिखोगे। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं एक्सिस बना लूं, ये y बनेगी इस वेक्टर के अराउंड, ये माइनस एक्स बनेगा। अब मैं वेक्टर्स के करता हूँ कॉम्पोनेंट्स करूंगा। ये तुम्हारा वेक्टर 3 न्यूटन का, ये एंगल गिवन है, तो जिस तरफ का एंगल गिवन हो उस तरफ का कॉम्पोनेंट तुम्हारा क्या आता है 3 cos 30, बिल्कुल। और जो ऑपोजिट साइड होगी यानी दूसरी एक्सिस, वहां क्या आएगा 3 sin 30। ये तो आ गई वैल्यूज कि x में इतना हिस्सा है, y में इतना हिस्सा आ रहा होगा। अब इन हिस्सेदारी को लिखते हैं यहाँ कि i वाली डायरेक्शन में यानी x डायरेक्शन में 3 cos 30 और y वाली में 3 sin 30। अब एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान देना, यहाँ पर तुम्हें एक चीज दिखाई दे रही है कि 3 sin 30 की अगर मैं बात करूं तो ये कंपोनेंट प्लस में y में माइनस वाई में, तो ये प्लस y में ऊपर की तरफ है, प्लस y में है। तो यहां जब तुम जे कैप लगाओगे ना तो उसके आगे साइन लगता है प्लस का, क्योंकि अभी तो प्लस में सिस्टम चल रहा है। बट जब आप आ रहे हो इस वाले पार्ट पर 3 cos 30 पे, देखो ये पार्ट किस एक्सिस में आ रहा है, माइनस एक्स में। माइनस एक्स में आ रहा है ना, दैट टाइम आप जो आई कैप यूज करोगे उसके साथ में एक साइन यूज करोगे माइनस का, जो ये शो करेगा कि आपकी इस बार वेक्टर की डायरेक्शन माइनस एक्स में है, कि आपका वेक्टर माइनस एक्स में। तो तुम इसको लिख सकते हो एफ वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 3 cos 30 आई कैप प्लस 3 sin 30 जे कैप। और इसको लिख दो अब तुम लोग, माइनस का 3 cos 30 मतलब √3/2 आई कैप प्लस 3 sin 30 मतलब 3/2 जे कैप, एंड दैट इज योर आंसर। क्या ध्यान रखना था, कॉम्पोनेंट्स निकालने आते हैं, क्वेश्चन कर लिए आ गए। बट अब ये भी चीज मैटर करेगी ना आपकी कि आपका वेक्टर किस डायरेक्शन में है। अब मैं डायरेक्शन को थोड़ा सा और मोल्ड कर देता हूं। अब नया केस मानते हैं, एग्जांपल अलग, एग्जांपल नंबर 4। तुम्हारे पास वेक्टर है ये रहा नीचे की तरफ का, 4 न्यूटन उसकी वैल्यू, और तुम्हें गिवन है कि वो वेक्टर y एक्सिस के साथ में यानी नेगेटिव y वाली एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा है 45, ठीक है। तो अब मैं y तो मेरे पास आ गई, अब मैं x भी बना दूं। x एक्सिस बनाऊंगा तो इसका ये वाला पार्ट आएगा माइनस एक्स का, बिल्कुल। अब इस वेक्टर कर दो कंपोनेंट्स करोगे, क्या करोगे, यहां एंगल 45 है तो इसका कंपोनेंट होगा यहां पे 4 cos 45 और दूसरी तरफ होगा 4 sin 45। तो जब आप इसको लिखोगे वेक्टर f को, यू विल राइट इट एज 4 sin 45 4 cos 45। अब डायरेक्शन की बातें, sin 45 किस में आ रहा है, माइनस एक्स में, माइनस में आ रहा है तो यहां लगा दो माइनस आई कैप प्लस 4 cos 45 किस में आ रहा है, माइनस वाई में, माइनस वाई मतलब माइनस जे लगा दो। अब इसको कर दो सोल्व, 4 sin 45 मतलब 4/√2 माइनस आई कैप माइनस 4/√2 जे कैप, और ये तुम्हारा आ गया वेक्टर, बिल्कुल। इस वे में आप किसी भी वेक्टर को ड्रॉ किए हुए वेक्टर को आप उसके न्यूमेरिकल फॉर्म में अच्छे तरीके से बना सकते हो विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। और एक क्वेश्चन और करते हैं अपने, फिर इस कॉन्सेप्ट को करते हैं क्लोज। लास्ट टाइप, आपके पास एक वेक्टर गिवन है मान लो इस तरह का, और आपको गिवन है प्लस एक्स एक्सिस के साथ में इसका एंगल 30 डिग्री। तो बताओ इस वेक्टर को कैसे लिखोगे आप नोटबुक के अंदर, अगर इसकी वैल्यू गिवन है आपको 5 न्यूटन। तो देख लो कंपोनेंट्स निकालेंगे सबसे पहले, 30 तो ये बनेगा 5 cos 30, इस तरह कंपोनेंट लिखोगे 5 sin
30। जब आप लिखोगे एफ वेक्टर तो आप लिखोगे आई एक्स एक्सिस में कौन सा पार्ट आ रहा है 5 cos 30, वाई में कौन सा पार्ट आ रहा है 5 sin 30, और एक्स कौन से में आ रहा है प्लस में माइनस में, प्लस में आ रहा है तो यहां लगाओगे जस्ट आई कैप प्लस का सिंबल, और 5 sin 30 किस में आ रहा है माइनस वाई में, माइनस वाई तो मतलब यहां यूज करोगे माइनस ऑफ जे कैप, तो तुम्हारा रिजल्ट आएगा एफ वेक्टर विल बी इक्वल टू एफ cos 30 की वैल्यू पुट करो √3/2 आई कैप माइनस 5/2 जे कैप, और तुम्हारा आ गया वेक्टर। और इस वे में आप लोग अलग अलग वेक्टर्स को न्यूमेरिकल या मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हो। तो इन दिस कंप्लीट वीडियो हमने अभी तक क्या सीखा, जो मेन पार्ट था सीखने वाला, कि आप एक वेक्टर को आइडेंटिफाई कैसे करते हो और उस वेक्टर को डायग्राम से मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लेकर आओगे। ये सबसे क्रूशियल पार्ट था अभी तक। सबसे क्रूशियल पार्ट आपका यही है कि मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लेके आओगे। अब मैथमेटिकल फॉर्म में लेके आओगे तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का यूज करना होता है, और हमने कर दिया। और आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि इस मैथमेटिकल फॉर्म से डायग्राम कैसे बनाएं, कि अगर मुझे मैथमेटिकल फॉर्म गिवन है तो मैं इससे डायग्राम कैसे बनाऊं, तो उसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब तक के लिए बस इतना ही। आई होप जो बातें मैंने बताई आपको समझ आई होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड।